अस्सलाम वालेकुम सऊद, क्या हाल है? जी, मेरी आवाज आ रही है सऊद? चलें जी, शुक्र है आज कम से कम आप दो लोग तो हैं। मैंने बाकी लोगों को भी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई भी और जो हमारे कोर्स में स्टार्ट में आए थे वो कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। अ, आप दो ही हैं, तो अब आप राइट। इस कोर्स को किसी तरह से ख़त्म कीजिए ताकि फिर मैं आपको पीएमपी करता हुआ देखूं। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। अच्छा जी, सऊद आप तो पिछली क्लास में नहीं थे। हमने ये जी जी टारगेट रखा था कि ये पिछली क्लास और आज की क्लास को मिला के हम कोशिश करेंगे कि मॉड्यूल 2 खत्म हो जाए। जी और जी मैंने आपको जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो ये है कि मॉड्यूल 2 की दोनों वीडियोस आप मुकम्मल तौर पे देख चुके होंगे। एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन क्या है, क्या मॉड्यूल 2 पूरी तरह से कवर कर लिया या नहीं किया? नहीं सर, पूरी वीडियोस मैंने नहीं देखी। मैंने फर्स्ट वीडियो भी बस थोड़ी सी उसमें रहती है और सेकंड तो तकरीबन कंप्लीट ही अभी रहती है मेरी। अभी रहती है। और नजम, आपकी क्या सूरत हाल है? सर जो 3 वीडियोस हैं, इसके अंदर 3 वीडियोस वो तो मैंने देख ली हैं। और जो स्केड्यूल तक है, एक मिनट, प्रोजेक्ट आप स्केड्यूल तक वो आप कौन सी वाली वीडियोस देख रहे हैं? जो ब्राउन बैकग्राउंड वाली हैं? जी सर, मैं आपको ये मैं जो आपको जो लिंक। जो स्क्रीन पे आ रही है ये वाली वीडियो देखिए, ये प्रेजेंटेशन चल रही है, जी जी सर, यही। सर यही वाली है। 12 मार्च की जो वीडियो थी मेरे ख्याल में वो ये मॉड्यूल 2 से स्टार्ट हाँ होती है हाँ ना, हाँ, 12 अगर मार्च जी मैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही। 12 और 13 वाली गालिबन। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो 12 वाली तो आप मुझे पिछली दफा भी बता रहे थे कि आप एस्टिमेशन तक पहुंच गए, बजटिंग तक। जी सर, लेकिन मैं स्केड्यूल कंप्लीट कर लिया अब। नहीं, स्केड्यूल स्केड्यूल। तक मैं कंप्लीट कर। हाँ, तो कॉस्ट तो उसके बाद ही आती है ना, बजटिंग तो उसके बाद ही आती है। नहीं सर, इससे पहले है सर। मुझे पता है, इससे पहले तो स्केड्यूलिंग। ओके, ये बजटिंग के अंदर है। हम कॉस्ट वाला हाँ, चैप्टर आपने बजटिंग। बजटिंग वगैरह बजटिंग एंड पढ़ी? रिसोर्स। जी, बजटिंग एंड रिसोर्स मैंने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, ओके। जी स्कोप था, स्कोप के बाद बजटिंग था, बजटिंग के बाद स्केड्यूल है। तो आपने स्केड्यूल तक कंप्लीट कर जी दिया, जी हाँ। ये कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे 2.6 पे। ओके। जी सऊद, आप इसमें कहाँ तक पहुंच गए पहली वीडियो में? सर फर्स्ट वीडियो मैंने आधी से थोड़ी ज्यादा आप कह सकते हैं देखी है मुझे तकरीबन। एग्जैक्टली बताएं, आपने बजट कर लिया, स्केड्यूल कर लिया? नहीं सर, वहां तक नहीं पहुंचा मैं। तो फिर उससे तो आप थोड़ा बहुत सा पीछे मेरे हैं। ख्याल में फिर तो आप बहुत ज्यादा पीछे हैं। एक मिनट मैं देखता हूँ इसको कि मैं सर इंशाल्लाह इस आज तो नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से पहले मैं मॉड्यूल 1 की जितनी 2 की जितनी वीडियोस है वो इंशाल्लाह खत्म कर लूंगा। क्योंकि लास्ट टाइम की आपने हमारी वीडियो देखी थी, पिछली क्लास की वीडियो? नहीं सर, वो मैंने नहीं दी। सर वो भी देखा करें ना, मैं आपको भिजवाता हूँ। जो भी कोई हमारी डिस्कशन हुई थी वो रिकॉर्डेड है। लास्ट क्लास वाली अभी मैंने, क्योंकि हाँ, थोड़ा जरा लास्ट वाली जो क्लास थी ना, उसमें बिजी था। जितना आपने जी अभी जी, पढ़ा है उसको हमने डिस्कस किया था, सही। ठीक है ना? और हमने छोड़ा था ठीक है ये सर, इंशाल्लाह। अपना स्कोप तक मैंने बात कर ली थी, और मैंने कॉस्ट के सही। ऊपर छोड़ा था। फिर उसके आगे फिर स्केड्यूल आ जाता ठीक। है, स्केड्यूल की उन्होंने पढ़ लिया। अब मसला नहीं ये है ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से, ये जो नेक्स्ट क्लास में सर वो पूरी कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक ठीक। अब मसला ये है कि जो मिसाल के तौर पे स्कोप है,
आपने पढ़ लिया, स्कोप तो पढ़ लिया ना? जी स्कोप जी के जी हवाले से देयर माइट बी अ नंबर ऑफ क्वेश्चन, स्कोप में क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं चाह रहा था कि अगर से कि अभी आपने स्कोप पढ़ा है, दो चीजें पढ़ी हैं आपने, मेथोडोलॉजी और स्कोप, ऐसे ही है ना? जी 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 मेथोडोलॉजी और स्कोप में जो कुछ अभी तक आपने खुद से पढ़ा है, इसमें कोई डाउट है? ये जो बातें यहाँ कही गई हैं, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? कोई बात नहीं समझ आती तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। सर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बाकी भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में वो आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक क्योंकि है। अभी मैं फॉर टाइम बिंग, क्योंकि मैं होता मोस्टली इस्लामाबाद में, जॉब मेरी वहाँ पर है, और वीकेंड पे मुझे हर वीकेंड पे पेशावर आना जाना होता है, अच्छा, पेशावर तो में सब आप? कुछ मेरा उधर ही पड़ा है लैपटॉप। अभी आप पेशावर में हैं? तो जी पेशावर में। अच्छा, ठीक है। मैं एक सर जी 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 सर, स्कोप से रिलेटेड एक चीज है, जी बोलिए। क्वेश्चन बेसिकली जस्ट मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट का जो रेफरेंस है वो प्रोजेक्ट चार्टर भी आता है, और फिर प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट डिफाइन होती है ना, उसी की तनाजुर में होती है। बिल्कुल। तो वहां भी वो लेवल ऑफ डिटेल्स प्रोजेक्ट चार्टर में भी होते हैं, हायर लेवल होती है ना यहाँ। तो वो बेसिकली डिस्टिंक्शन हम कैसे, किस लेवल तक हमें जाना चाहिए कि प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा डिटेल में जाना चाहिए, या चार्टर और उसका डिफरेंस कितना होगा? राइट, बिल्कुल सही। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये जो तरीका कार है जिसमें पहले चार्टर बनता है, फिर स्कोप स्टेटमेंट बनती है, वगैरह वगैरह, ये ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का तरीका है, ये एजाइल वाला तरीका नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर ट्रेडिशनल की बात करें तो देखने में ही आता है कि जो डिटेल्स हम चार्टर में लिखी होती हैं, तकरीबन वही डिटेल्स आपके स्कोप स्टेटमेंट में भी हैं। इवन जो आपका फिजिबिलिटी स्टडी बनी थी, बिजनेस केस बना था, उसमें भी वही चीजें हैं। तो इसका मतलब है कि बिजनेस केस की बुनियाद पे चार्टर बना, और चार्टर की बुनियाद पे स्कोप स्टेटमेंट बन रही है, और उससे फिर आगे प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये चीजें जो हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। सो मैं आपसे पूछूंगा, आपने ये चीज तो पढ़ ली हुई है, जी तो आपका क्या जी ख्याल है जी इनके सवाल के बारे में कि चार्टर में और स्कोप स्टेटमेंट में एक ही डिटेल्स हैं, तो क्या फर्क हुआ दोनों में? सर सीक्वेंस का फर्क मुझे लग रहा है, बाकी तो इस तरह नहीं है, क्योंकि मैं जो पिमबॉक 6 एडिशन है उससे मैं उसी से, जी देख रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। जी जी नहीं, सीक्वेंस तो चले ठीक है भाई, अगर एक ही डॉक्यूमेंट बनाना है और दो अलग अलग नामों से बनाना है, एक पहले बनाना है एक बाद में बनाना है, तो फायदा क्या हो उसका? See, it's not the matter of sequence alone. There must be something else. सर एक डॉक्यूमेंट को दो नाम तो सर नहीं दिए जा सकते ना, बिल्कुल। तो कोई तो फर्क होगा ना। मैं मान गया आपकी बात कि चार्टर पहले बना होगा, स्कोप स्टेटमेंट बाद में बनी होगी, चले मान लिया ये सीक्वेंस है, बट देन व्हाट इज द डिफरेंस? सर डिफरेंस का तो एग्जैक्टली पता। ओके, सर लेवल ऑफ डिटेल्स का ही मेन एग्जैक्टली, द डिफरेंस इज द लेवल ऑफ डिटेल। देखिए जी, जब मैं आपसे मिलता हूं और आपको कोई बता किसी चीज के बारे में इशारा करता हूं कि यार वो फलानी खबर सुनी है आपने, नो, हम सरसरी अंदाज में उस खबर को डिस्कस कर रहे होते हैं। We are not talking about the details because we may not know the details at that point in time. But then we say कि हम परसों मिलेंगे, तुम भी इसके बारे में पढ़ के आओ, मैं भी इसके बारे में पढ़ के आता हूं, फिर तफसील से बात करेंगे। ठीक है जी? अब जो गुफ्तगू हम राइट। करेंगे वो कहीं ज्यादा डिटेल्ड होगी। द लेवल ऑफ डिटेल विल बी मच मोर एंड वी विल बी मच मोर एजुकेटेड। सो चार्टर जो है वो, उसका मकसद मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको कि चार्टर का मकसद सिर्फ एक हुक्मनामा है। ये सिर्फ एक इजाजत है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोजेक्ट स्पॉन्सर दे रहा है कि भाई ऑफिशियली ये प्रोजेक्ट तुम्हारा हुआ, ये तुम शुरू करो और अब तुम इसकी जिम्मेदारी संभालो। और इसके साथ वो कुछ बुनियादी जरूरी जरूरी हाई लेवल की चीजें
उसको बताता है कि ये प्रोजेक्ट है क्या, क्यों किया जा रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें बनाना क्या है। और जनरली अगर कोई अप्रोच सजेस्ट करना चाहता है और वो ये बताना चाहता है कि कोई कंस्ट्रेंट्स तो नहीं है, कुछ और चीजें, कोई रिस्क बताना चाहता है, कोई चीजें बताना चाह रहा है, तो वो बता सकता है। मगर चार्टर इज नॉट द डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, ऑल्दो चार्टर वाज क्रिएटेड बेस्ड ऑन अ फिजिबिलिटी। चार्टर तभी बना जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एग्री कर लिया कि हाँ यार ये काम तो करना चाहिए, ये तो करना सूदमंद है, मतलब फीजिबल है, वी शुड गो अहेड विद इट। सो आपका क्या ख्याल है कि चार्टर तो उसी वक्त बनेगा ना जब प्रोजेक्ट की इजाजत मिल जाएगी, राइट? बिल्कुल। उससे पहले क्या हो रहा है? प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी इजाजत मिलने से पहले क्या कुछ हो रहा है? फिजिबिलिटी स्टडी हो रही है, फिजिबिलिटी उससे पहले देखी जा क्या रही हो है रहा है? प्रोजेक्ट की, फिजिबिलिटी से पहले क्या हो रहा है? बिजनेस केस डेवलप किया जा रहा है। राइट, मगर क्यों? बेसिकली बिजनेस केस इसलिए डेवलप किया जा रहा है कि आपका ये आपकी नीड है, रिक्वायरमेंट है। ओके, इसका मतलब है कि बिजनेस नीड के पीछे कोई रिक्वायरमेंट है, कोई नीड है। नीड है बिल्कुल, वो कहां से आई? स्टेक होल्डर से। स्टेक होल्डर, हाउ डू यू नो? स्टेक होल्डर, कस्टमर, या अपने बिजनेस की जो भी उसका ठीक है। कस्टमर है, स्टेक होल्डर है, उनकी तरफ से आई। आपकी अपनी बिजनेस की हो सकती है, आप खुद से भी हाँ, कर ये सकते हैं। पॉइंट। भाई आपकी अपने बिजनेस की भी तो नीड हो सकती है। बिल्कुल। आपके अपने बिजनेस की नीड हो सकती है कि ये जो काम आप कर रहे हैं ये इस तरह एफिशिएंटली नहीं हो रहा, कोई और तरीका इजाद करो। सो बुनियादी तौर पे प्रोजेक्ट जन्म ही तब लेता है जब उस कोई जरूरत का एहसास हो, कोई तब्दीली लाने की जरूरत हो। तब्दीली लाने की जब भी जरूरत पड़ेगी, भले उसकी वजह अंदरूनी है या बैरूनी है, कस्टमर कह रहा है या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कोई गवर्नमेंट की तरफ से नया लॉ पास हो गया है, अंदरूनी या बैरूनी किसी भी वजह से तब्दीली लाने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ये अभी सिर्फ जरूरत है, इस जरूरत को वैलिडेट करना है। बिजनेस एनालिस्ट जो है वो पहले तो ऐसी जरूरतों को आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद वो देखता है कि किसका बिजनेस केस बनता है, फिर वो डेवलप करता है इस बिजनेस नीड के अगेंस्ट एक बिजनेस केस। और उसमें से जो बिजनेस केस स्ट्रांग होता है, जो फीजिबल होता है, उसकी इजाजत मांगी जाती है मैनेजमेंट से कि जनाब ये बड़ा सूदमंद है, ये वाला काम तो कर लेना चाहिए और हमारा ख्याल है कि तकरीबन ऐसे होगा। मतलब बिजनेस एनालिस्ट ने भी कोई ना कोई हल्की फुल्की मोटी मोटी प्लानिंग की है, कोई अंदाजा, कोई कैलकुलेशन लगाई है जिसकी बुनियाद पर वो इजाजत मांग रहा है। अगर ये बिजनेस केस अप्रूव हो जाए, इसका मतलब है कि फैसला हो गया कि अब ये प्रोजेक्ट तो करना है। इससे पेशतर ये प्रोजेक्ट की शक्ल में कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अब कम से कम इसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया, हाँ यार ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, इसे करना है, लेकिन प्रोजेक्ट अभी नहीं बनाया। ये जो असाइनमेंट है कि ये प्रोजेक्ट अभी करना है, ये एक प्रोजेक्ट स्पॉन्सर को दे दी गई, जो कि सीनियर लेवल का प्रोजेक्ट डायरेक्टर लेवल का बंदा होता है। उसको कहा भाई ये प्रोजेक्ट आपका है, ये फिजिबिलिटी बन गई है, अप्रूवल हो गया है, अब आपने ये काम करवाना है, सो गो अहेड विद इट। नाउ प्रोजेक्ट प्रोडक्ट ओनर जो है, आई मीन ये जो क्या नाम है इसका, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जिसे हम कह रहे हैं, ये वो शख्स है कि जो ओवरऑल अकाउंटेबल है इस प्रोजेक्ट के स्याह सफेद का। जो कुछ भी होगा वो मतलब डे टू डे वर्किंग का तो जिम्मेदार नहीं है, वो तो जो टीम होगी वो जिम्मेदार होगी, या प्रोजेक्ट मैनेजर जो आएगा वो जिम्मेदार होगा, लेकिन अकाउंटेबल ये है। अगर ये ना हुआ, कोई गड़बड़ हुई, पूछा इससे जाएगा। ठीक हो गया? अब ये क्या करता है, राइट। अब ये बिजनेस केस को सामने रखता है, अगर कोई और इंस्ट्रक्शन है, कोई गाइडलाइन है, कोई एमओयू साइन हुए हुए हैं, वट एवर, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, वो तमाम चीजें सामने रखता है और उनकी रोशनी में ये एक प्रोजेक्ट चार्टर डेवलप करता है। लाजमी बात है प्रोजेक्ट चार्टर में
कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया होगा, जरूरत क्या थी, नीड बताई गई होगी, बिजनेस केस के बारे में बताया गया होगा कि बिजनेस केस कैसे बना और क्या चीज अप्रूव हुई है, और फिर बताया जाएगा कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगी। फिर ये भी बताया जा सकता है कि हम जो बिजनेस केस बनाने वाले ने कोई अप्रोच तो दी होगी ना, कि जनाब हमने ये सोचा कि ये एक अप्रोच हो सकती है। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर बाउंड नहीं है कि लाजमी तौर पे वो उसी अप्रोच पे काम करे, लेकिन एक सजेस्टेड अप्रोच या कोई क्या कहते हैं हाई लेवल की डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड की जा सकती हैं। ऑल्दो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर को ये ताकत हासिल है कि वो कमांड भी दे सकता है, यानी ऐसे ही काम करो, और ये भी कह सकता है इन बंदों को ही रखो, और मतलब वो जितना ज्यादा डिटेल बता देगा हम मजबूर हो जाएंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर और उसकी टीम मजबूर होगी कि फिर उसकी पाबंदी करनी जरूरी है। ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। रीजन बीइंग कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर की आजादी या उसकी टीम की आजादी जो है फैसला करने की और अपनी प्लानिंग करने की, उसको महदूद करते जाते हैं। ये वजह है कि चार्टर को ज्यादा तफसील नहीं होना चाहिए, और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जिस वक्त चार्टर बनाया जा रहा होता है उस वक्त ज्यादा बातों का पता ही नहीं होता, उस वक्त सिर्फ हाई लेवल डिटेल्स का पता होता है। तो उनकी बुनियाद के ऊपर एक हुक्मनामा जो 1-1.5 सफ़े का होगा और वो ये चीजें बयान करेगा, ये प्रोजेक्ट स्पॉन्सर बनाता है, प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बनाता। प्रोजेक्ट मैनेजर इज ऑन द रिसीविंग एंड, वो ये रिसीव करता है। हाँ, जब ये बन रहा हो तो प्रोजेक्ट मैनेजर अगर एग्जिस्ट करता है, हायर हो चुका है, तो ही मे प्रोवाइड हेल्प इन क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजर चार्टर का खालिक नहीं हो सकता, वो चार्टर का रिसीवर है, इसमें उसको हुक्म दिया जा रहा है। ये हो गया कि चार्टर का काम, और ये कहां दिया जाता है, जब प्रोजेक्ट इनिशिएट हो रहा होता है। इनिशिएशन में अभी कोई प्लानिंग नहीं हो रही, इसमें सिर्फ ये है कि गाड़ी को आप धक्का दे रहे हैं, या आप इजाजत मिल गई, आप काम शुरू करना है, तो मोटी मोटी चीजें क्या करनी है। तो 6th एडिशन के मुताबिक ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सबसे पहला काम प्रोजेक्ट स्पॉन्सर का बनता है कि वो चार्टर लिखे, और चार्टर लिख के वो आपको दे, आप प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ गुफ्तगू करे, और अगर उसके कोई डाउट है तो क्लैरिफाई कर दे। एक इनिशिएशन में ये काम है, और दूसरा काम जो इनिशिएशन में फिर प्रोजेक्ट मैनेजर के कोर्ट में बहाल आ जाती है, और प्रोजेक्ट मैनेजर इज देन सपोज्ड टू लुक इनटू, अभी रिक्वायरमेंट्स को नहीं देखना, वो ये देखना चाह रहा है कि ये रिक्वायरमेंट्स आ कहां से रही हैं, ये जो बिजनेस केस बना था इसमें स्टेक होल्डर कौन थे, किन लोगों की रिक्वायरमेंट नीड है, मैं कम से कम उनको, तमाम लोगों को पहचान तो लूं। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर कि अकॉर्डिंग टू वट एवर द चार्टर सेज, वो उसके मुताबिक ये प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करे, एनालाइज करे, और देखे कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कम इंपॉर्टेंट है, उनको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके रखे। ये काम इनिशिएशन में शुरू हो जाता है। फिर आप दाखिल होते हैं प्लानिंग के अंदर, और फिर वो आप स्केड्यूल, स्कोप की प्लानिंग, स्केड्यूल की प्लानिंग, कॉस्ट की प्लानिंग, अल्लम गल्लम सारे प्रोजेक्ट की प्लानिंग हम तफसील से जो करते हैं वो प्लानिंग के अंदर करते हैं। ठीक हो गया? यहाँ राइट सर। नजम, आपको जवाब मिला अपने सवाल का? जी बिल्कुल सर, वो डिटेल क्लियर हो गई, क्लियर हो गया है सर। जी सऊद, आपकी तरफ से कुछ जो आपने क्वेश्चन नोट करके रखे? नहीं सर, क्लियर हो गया बिल्कुल सर। मेथोडोलॉजी के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। सर मेरे पास कोई 5-6 पॉइंट्स हैं, कुछ ये क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन मैं डिस्कस करना चाहता हूँ बेसिकली। जस्ट बेसिकली जो वर्क पैकेज है वो बेस करता है मिनिमम, जो एक एटॉमिक लेवल पे एक पैकेज है कि जिसका आप बजट स्केड्यूल जिसको असाइन कर सकते हैं, उसे आप कहते हैं कि वर्क पैकेज है। सर मैं बेसिकली देख रहा था कि हमारी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज भी होती हैं, तो फॉर एग्जांपल कोई एक्टिविटी है तो उस पे भी वो टाइम बाउंड भी होती है, और उस पे भी आपकी कॉस्ट और बजट हो सकता है। तो फिर डिस्टिंक्शन क्या आती है, कि ओके ये पैकेज आ गया और ये एक्टिविटी आ गई?
देखें, वर्क पैकेज से आपको क्या लगता है, वर्क पैकेज क्या चीज होगी? बेसिकली एक मिनी प्रोजेक्ट होगा जिसका कोई एंड रिजल्ट होगा, जो आउटपुट आपने या सर्विस प्रोवाइड करनी होगी, जिसका एक स्पेसिफिक बजट और स्केड्यूल, आप विद इन दैट स्पेसिफिक बजट और स्केड्यूल आपने उसे अचीव करना होगा। सर पैकेज हम किसे कहते हैं? एक डब्बा जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हों, छोटी छोटी बहुत सी चीजें हों, ऐसा ही है। वर्क पैकेज का मतलब है कि रिलेटेड कामों का जत्था। एटॉमिक लेवल पे, सबसे लोएस्ट लेवल पे क्या चीज आप समझते हैं? काम को समझते हैं ना आप, जिसको आप टास्क जी कहते हैं, बिल्कुल। कोई एक्टिविटी कहता है, कोई टास्क कहता है, एक ही बात है। तो लोएस्ट लेवल पे जो चीज है वो टास्क या एक्टिविटी है। और जो रिलेटेड एक्टिविटीज है, मिसाल के तौर पे मैं, वर्क पैकेज है दीवार का बनाना, एक घर बन रहा है, उस घर में एक दीवार का बनाना। एक दीवार के बनाने में बहुत से काम है। दीवार का बनाना वर्क पैकेज हो सकता है, लेकिन दिस वर्क पैकेज विल कंटेन अ नंबर ऑफ टास्क्स। ईंटों का लाना, ईंटों का लगाना, सीमेंट रे अपना मिक्स बनाना और उसको प्लास्टर करना, बहुत से काम है, ठीक है ना? जी बिल्कुल तो ऐसा ही है। दीवार के बनाने के अमल में बहुत से काम आएंगे। दीवार जो है वो एक वर्क पैकेज होगा, और जो उसके अंदरूनी काम है वो उस वर्क पैकेज के कंटेंट्स हों। जब एस्टिमेशन लगाई सर जाती हम है, जी बोलिए। जी, सॉरी टू इंटरप्ट सर, हम इस तरह कह सकते हैं कि ये वर्क पैकेज एक प्रोजेक्ट के अंदर जब आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते तो हाँ, उसे हम वर्क पैकेज कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वर्क पैकेज इज कंसिडर्ड द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ वर्क, राइट? लेकिन यहां एक बात इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी खुद कहा कि वर्क पैकेज के अंदर भी एक्टिविटीज होती हैं, तो ये स्मॉलेस्ट पैकेज कैसे हुआ? जब हम वर्क बेसिक ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम ये देखते हैं कि हमने इस पूरे प्रोजेक्ट को तोड़ना है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, तो इसका लोएस्ट लेवल क्या होगा? वो जो लोएस्ट लेवल होता है वर्क पैकेज होता है। अब मैं आपको इसकी वजह बताता हूं। वर्क पैकेज का लोएस्ट पोर्शन वो होगा जो प्रोजेक्ट मैनेजर के इंटरेस्ट का होगा, और प्रोजेक्ट मैनेजर उसको मॉनिटर करना पसंद करेगा। इससे बारीक चीज अगर हो गई तो शायद प्रोजेक्ट मैनेजर के इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। एक दीवार का बनना तो इंपॉर्टेंट है कि भाई कितनी दीवार बन गई है, कहां तक हो गया, क्या हो गया, लेकिन मिक्स से ही बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये सुपरवाइजर का काम है भाई। तो वर्क पैकेज के अंदर का जो निजाम है वो एस्टिमेशन के लिए तो बहुत जरूरी है, ओवरऑल एस्टिमेशन के लिए, लेकिन मॉनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट मैनेजर के इंटरेस्ट का नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजर को अगर दीवार की रिपोर्ट मिल रही है सही सही, तो उसके केपीआईज पूरे हो रहे हैं, ही इज ओके। जहां तक दीवार के अंदर के कामों का ताल्लुक है, टास्कों का, एक्टिविटीज का ताल्लुक है, वो जो है, वो जो टीम उसके ऊपर काम कर रही है, जो सुपरवाइजर उनसे काम करवा रहा है, ये उनके लेवल की चीज है। देयरफॉर ओके। डब्ल्यूबीएस का इसलिए कहा जाता है कि इसका सबसे छोटा लेवल वर्क पैकेज है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्क पैकेज इज अ लेवल ऑफ इंटरेस्ट टू बी मॉनिटर्ड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर। एनीथिंग बियॉन्ड दैट, इससे नीचे एक्टिविटीज जो है वो शायद प्रोजेक्ट मैनेजर को अव्वल तो देखनी नहीं चाहिए, और अगर वो देखेगा तो माइक्रो मैनेज करेगा। इसका मतलब है सुपरवाइजर के काम में दखल अंदाजी करेगा, जो कि गड़बड़ हो जाएगी। लेट द सुपरवाइजर डू हिज जॉब। ये बात समझ आ गई जी? जी बिल्कुल क्लियर है सर। तो ये फर्क है वर्क पैकेज में और एक्टिविटी में। लेकिन हैविंग सेड राइट। दैट, जब हम एस्टिमेशन करते हैं टाइम की, कॉस्ट की, तो वो याद रखिएगा, बेहतरीन एस्टिमेट बॉटम अप कहलाता है। एक्टिविटी लेवल के ऊपर जो एस्टिमेट लगाया जाएगा उससे ज्यादा एक्यूरेट कोई नहीं हो सकता। टॉप डाउन भी कर सकते हैं। अभी आपको कोई एक्टिविटीज का नहीं पता, कोई वर्क पैकेज का नहीं पता, आपने यहाँ पे एक होटल तामीर करना है, तो आपसे कोई पूछे यार आपका क्या ख्याल है, कितने में बन जाएगा, आप तुक्का लगाते हैं इतने में बन जाएगा, ये भी तो एक तरह का एस्टिमेट है। या चलें आप तुक्का नहीं लगाते, आप बड़े एजुकेटेड हैं, आप बड़े होटल चला चुके हैं, अब आप ज्यादा एजुकेटेड गेस लगाते हैं, लेकिन कर तो एस्टिमेट ही रहे हैं ना।
और इसके अंदर एग्जैक्टली फिजिकल हकीकत नहीं है कि अच्छा कितने कमरे हैं, कितने में बनेंगे, ये तो कैलकुलेट ही नहीं किया आपने। आप तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि अच्छा यार पिछले 10 होटल मैंने इतने इतने में बनाए थे, तो इस हिसाब से ये तकरीबन इतने में तो बन ही जाएगा। तो ये जो एस्टिमेशंस होती हैं ये टॉप डाउन होती हैं और इनमें राउंड अप होती हैं, एक्यूरेसी कोई नहीं होती। जितना मैं मेरे पास नॉलेज ज्यादा आता जाएगा, हकीकत ज्यादा, मुझे जहां होटल बनाना है, मुझे बताया था बोरबन में होटल बनाना है, भाई बोरबन में पहाड़ियां हैं, मैं उनको भी कंसिडर करूंगा, वहां पे किस तरह की कंस्ट्रक्शन करनी है मैं उसको भी कंसिडर करूंगा। फिर जो मैं कोई एस्टिमेट बेशक तो कैसे ही लगाऊं, वो ज्यादा स्पेसिफिक टू बोरबन लोकेशन होगा। और फिर जब फिजिकली एक एक चीज की कैलकुलेशन करूंगा तो और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। तो ये बात मैं कहना चाह रहा हूं कि एस्टिमेशन जो है कई लेवल्स पे होती है, लेकिन सबसे ज्यादा मुफस्सिल जो है वो बॉटम अप है, जो कि बिल्कुल एक्टिविटी लेवल पे एस्टिमेशन होती है। और मैं यहां ये भी बताता चलूं कि अगर एक वर्क पैकेज के अंदर 10 एक्टिविटीज हैं और मुझे 10 एक्टिविटीज के एस्टिमेट पैसों का और चीजों का और कामों का, सब चीजों का मौजूद है, तो इस वर्क पैकेज का एस्टिमेट तो इसको सम अप करने के तो बन जाएगा। और अगर ये सारे वर्क पैकेजेस हैं, वर्क पैकेज के ऊपर का एक लेवल होता है, उसको हम कहते हैं अपना कंट्रोल अकाउंट। मिसाल के तौर पे इस पूरे होटल में एक फ्लोर है या इस पूरे घर में एक कमरा है, वो मेरा कंट्रोल अकाउंट है। मतलब मैं अपने बजट को तो कुछ हिस्सों में बांट देता हूँ कि ये 10 कमरे हैं, इस कमरे का ये बजट है, इस कमरे का ये बजट है। तो बजट जब नॉर्मली बड़े लेवल पे एलोकेट किए जाते हैं, वो कंट्रोल अकाउंट पे एलोकेट किए जाते हैं। हो सकता है वो वर्क पैकेज पे एलोकेट ना किए जा रहे हो। तो इस मतलब ये इस कमरे के अंदर जितने वर्क पैकेज होंगे वो उस कंट्रोल अकाउंट में ऐड अप कर देंगे तो वो उस कंट्रोल अकाउंट का बजट बन जाएगा। और अगर सारे कंट्रोल अकाउंट्स को जमा कर लिया जाए तो पूरे प्रोजेक्ट का बन जाएगा। इस तरह ये बॉटम अप सम अप होता जाता है। राइट राइट सर। अच्छा सर, ये आपने कंट्रोल अकाउंट की बात की तो अगला मेरा पॉइंट भी इसी से रिलेटेड था। वो तो ठीक है कि मुझे ये है कि कंट्रोल अकाउंट किसी एक वर्क पैकेज, मल्टीपल वर्क पैकेज का एक कंट्रोल अकाउंट होता है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये एक और टर्म फाइनेंस में यूज होती है, अकाउंटिंग वाले यूज कर रहे होते हैं। मैं जस्ट ये देखना चाहता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है या इनका कोई लिंक है। जैसे वो अकाउंटिंग अकाउंट्स हेड कहते हैं ना कि ये फला अकाउंट हेड में डाल दो, ये फला अकाउंट हेड में, तो ये टर्मिनोलॉजी फाइनेंशियल फाइनेंस वाले यूज करते हैं, क्या ये सेम ही है? असल में एक वो और डिफरेंट होती है। एक और भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है बिजनेस यूनिट की। बिजनेस यूनिट, ये असल में जो आप टर्मिनोलॉजी बोल रहे हैं या बिजनेस यूनिट होता है, ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होता है। हाँ ओके ठीक है। मतलब आपकी बहुत बड़ा बिजनेस है और आप कहते हैं कि हमारी ये 4 या 10 कैटेगरीज हैं बिजनेस की। हर बिजनेस यूनिट का या एक उस डिपार्टमेंट का एक अलग हेड बैठा हुआ है, वो उसका निजाम वो संभाल रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो रहा है, मैं प्रोजेक्ट लेवल पे बात नहीं कर रहा। ठीक है जी। तो वो उनके अलग अलग हेड होते हैं, उनकी अलग अलग अकाउंटिंग होती है। अब एक बजट जो एक डिपार्टमेंटल हेड को दे दिया गया है, अगर उसमें से कुछ बजट निकाल के किसी दूसरे वाले डिपार्टमेंट हेड को ट्रांसफर करना है, तो वो कहते हैं कि इस चीज को इस हेड से निकाल के उस हेड में डाल दो। ये हेड्स का और बिजनेस यूनिट्स का ये फिलॉसफी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसका मतलब है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी पैसा मूव कर रहा है वो डिफरेंट अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, इस हेड में या उस हेड में अकाउंट्स हैं वो अलग अलग। बल्कि अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो बैंकिंग इतनी ज्यादा जबरदस्त तरीके से ये करते नहीं है। वहां ये होता है बाहर के मुल्कों में, आप अपना एक अकाउंट खोलते हैं, आप अपने अकाउंट के अंदर छोटे छोटे अकाउंट खोल लेते हैं खुद से। यू कैन क्रिएट कि जी ये मेरा सब्जी का खर्चा है, ये मेरे जनाब पेट्रोल का खर्चा है, ये फलाना है। तो आप क्या करते हैं कि अपनी सारी तनख्वाह को उन डिफरेंट हेड्स में डाल देते हैं और उसके बाद उनको खर्च करना शुरू करते हैं। तो वो एक मुनज्जम सा तरीका रहता है कि जब भी मैंने पेट्रोल भरना है तो वो फलाने हेड से बैंक से निकल के जाएगा। लेकिन फर्ज करें पेट्रोल के पैसे खत्म हो जाते हैं, तो मैं सब्जी वाले खाते से, क्योंकि मेरा ही अकाउंट है, मैं उसको मूव कर सकता हूँ इस हेड में और जहां से फिर मैं पेट्रोल भरवा सकता हूँ। समझ आ रही बात मेरी? तो वो एक जी बिल्कुल ऐसा ही अकाउंटिंग का मैकेनिज्म बन जाता है। तो ये एक अच्छा अकाउंटिंग का तरीका है। जी सर, अगर इसको बेसिकली ये तो ठीक है, क्लियर हो गया। तो अकाउंट जो
कंट्रोल अकाउंट्स हैं, कंट्रोल जी अकाउंट्स वो भी बस ऑलमोस्ट इसी जी पैटर्न पे ही काम आप कर, ये मतलब ऐसा सब ही है। आप ये समझिए कि अब विद इन दी प्रोजेक्ट हमने हाँ अपने प्रोजेक्ट की जो बिल्डिंग बनानी थी उसके छोटे हाँ, हेड बना दिए। बिल्कुल। ठीक है, वो कंट्रोल अकाउंट्स है मेरे, और मैंने कहा कि जी ये इस कमरे का इतना अकाउंट है, इसका इतना है, इसका इतना है। तो एक आदमी को जो जो कोई भी उस कमरे का जिम्मेदार होगा या सुपरवाइजर होगा, उसको मैं कहूंगा कि भाई तू कंट्रोल अकाउंट मैनेजर है इस कमरे का, इसका हिसाब किताब तुमने देना है, बजट शेड्यूल का जवाब दे तुम हो। राइट, ठीक है ठीक है ना? सर। ओके, गुड गुड। अच्छा सर, वैसे ये चीज मैंने क्लियर कर ली थी रेफरेंस वगैरह देख के, लेकिन जस्ट फॉर मे बी साउथ साहब के लिए भी इंफॉर्मेशन हो। जैसे बजट है तो मार्केट ट्रेंड से कंटीजेंसी का भी हम एक पैटर्न रखते हैं, जब बजट डिफाइन कर रहे थे कि ये कंटीजेंसी हम रखेंगे बजट में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं आपके बजट को। जैसे मार्केट ट्रेंड है, जैसे आजकल हमारे पाकिस्तान में देखा जाए तो डॉलर फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उसकी वजह से अगर आपकी कोई ऐसी प्रोजेक्ट की नीड्स है कि जहाँ पे आपने कोई इक्विपमेंट लेना है और वो डॉलर पेमेंट है, तो वो फ्लक्चुएट करेगी। तो ये चीजें तो हैं, लेकिन सर इसमें ये वो मैंने फिर देख लिया बाद में, आगे हाँ नहीं, आगे आके मैंने देख लिया कि जब हाँ भी ऐसी सिचुएशन होगी तो यू हैव टू गो थ्रू द चेंज कंट्रोल मैकेनिज्म, कि जी आपने फिर जी, उसको रिवाइज करना है, स्केड्यूल को भी, बजट को भी, और उन सारी चीजों को लेके तो दोबारा से रिवाइज करेंगे। जहां भी अनसर्टेनिटी होगी तो वहां रिस्क आइडेंटिफिकेशन होगी। रिस्क है ये रिस्क है कि डॉलर की कीमत गिर ना जाए, बढ़ ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये सब रिस्क है। तो हम रिस्कों को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनका हल निकालते हैं। राइट। राइट, मोर ओवर बिल्कुल। हम अपने एस्टीमेट के अंदर भी कुछ बफर्स बिल्ड करते हैं, कुछ गुंजाइश बिल्ड करते हैं जो एब्जॉर्ब कर सके छोटे मोटे शॉक्स को। जी ये कहाँ कहाँ होते हैं? हर एक्टिविटी का जो एस्टीमेट लगता है, हर एक्टिविटी का इंडिविजुअल तौर पे, उसके अंदर थोड़ा सा रिजर्व रखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब है राइट कि एक एक्टिविटी पे अगर 10 रुपए लगने हैं तो हमने कहा चलो यार 12 रुपए रख दो या 11 रुपए रख दो। राइट। लेकिन वो हमें पता होता है राइट, हमने कहाँ क्यों कितने पैसे रखे, और उसकी बाकायदा जी बिल्कुल कैलकुलेशन ठीक। होती है कि ये रिस्क इतनी रिस्की है, सॉरी ये एक्टिविटी इतनी रिस्की है, तो इसमें इतना रिस्क का मार्जिन रखा जाए। उसके बाकायदा रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं और उसकी जरूरत के हिसाब से उसमें उतनी गुंजाइश रखी जाती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक्टिविटी को 10% ही रिस्क चाहिए हो, किसी के अंदर कोई रिस्क नहीं चाहिए होता, किसी में 200 गुना भी चाहिए होता है। तो मतलब दिस ऑल डिपेंड्स। तो ये कोई बात नहीं है कि सबको बराबर रिस्क दे दो, नहीं। हर एक्टिविटी लेवल पे जहां जरूरत है, जो ज्यादा रिस्क की एक्टिविटी है, उसको अपनी जरूरत के हिसाब से उसके अंदर रिस्क का मार्जिन बिल्ट इन किया जाता है और उसको कॉन्टीजेंसी दी जाती है एक्टिविटी लेवल पे। अब राइट, जनाब, ठीक है, ये 10 बिल्कुल सही। एक्टिविटीज मिलके एक वर्क पैकेज बनता है। अब आप सुनिए आगे, वर्क पैकेज के अंदर भी थोड़ी सी गुंजाइश रखी जाती है कि इन 10 एक्टिविटीज ने जब इंटीग्रेट होना है तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। वो इंटीग्रेशन के रिस्क के लिए कुछ मार्जिन जहां पर भी रखा जाता है वर्क पैकेज पे। हर वर्क पैकेज का भी अपना अपना रिजर्व होता है, थोड़ा ही हो लेकिन कुछ ना कुछ रिजर्व इसका भी होता है। दो रिजर्व हो राइट, गए। क्लियर। अब आप आ जाइए, कुछ जी वर्क पैकेजेस को मिला के एक कंट्रोल अकाउंट बनता है। लेकिन याद रहे कि जहां अकाउंटिंग की बात आती है वहां अकाउंटिंग वाला ये कहे कि भाई 2 और 2 4, लेकिन इसमें मैं 5 पैसे का रिजर्व रख लेता हूं, पैसे में कोई रिजर्व हाँ, नहीं वो होता। नहीं, वो तो नहीं होता राइट बिल्कुल। साइड लेफ्ट साइड से बैलेंस होनी होती है, इसलिए कंट्रोल अकाउंट लेवल पे कोई रिजर्व नहीं होता। राइट। तो इस कंट्रोल राइट, अकाउंट में अगर 5 वर्क पैकेजेस हैं तो उन वर्क पैकेजेस और उनके रिजर्व शामिल करके जो टोटल बनता है वही टोटल कहलाएगा कंट्रोल अकाउंट का। और फिर सारे कंट्रोल अकाउंट्स को अगर जमा कर लिया जाए तो ये आपके प्रोजेक्ट का बजट टोटल या टोटल एस्टीमेट निकल आता है। जी बिल्कुल ऐसे। इसके मुताबिक आप, ये तो एस्टीमेट हमने लगाया ना, मतलब निचले लेवल से कैलकुलेशन करके, और सारा टीम ने बैठ के ये एस्टीमेट बनाया कि ये प्रोजेक्ट इतने में हो जाएगा। अब हम लोग जाते हैं
मैनेजमेंट के पास, बजट देने वालों के पास, फाइनेंस वालों के पास, उन्हें कहते हैं जी ये हमारा एस्टिमेट है, तो हमें बजट दिया जाए। वो कहते हैं तो अच्छा जी ऑडिट तो कराओ, चेक कराओ, क्या तुमने कैलकुलेशन की है, गलत तो नहीं की कहीं। देन वी हैव टू जस्टिफाई एवरीथिंग एंड दे विल ट्राई कि अगर हमने कोई गलती की है तो वो उसे पकड़ लें, और कहीं से अगर पैसे बचाए जा सकते हैं तो बचा लें। तो वो फिर निगोशिएशन होती है दोनों में, और वो दोनों आपस में डिस्कस करके फैसला करते हैं कि कहाँ गलतियां हैं, कहाँ पैसे कम किए जा सकते हैं, कहाँ नहीं किए जा सकते। बजट देने वाला एक्सप्लिसिटली बताएगा कि अगर वो पैसे कम दे रहा है तो किस हेड में कम दे रहा है, किस एक्टिविटी में कम दे रहा है, ताकि कहीं इधर से पैसे काट के किसी और जगह नुकसान ना कर दूं मैं। एक ये ट्रेंड हमारे यहाँ बहुत ज्यादा देखा जाता है कि जनाब आपने 40 लाख रुपया मांगा है, उन्होंने नहीं जी हमारे पास 20 लाख है, इसमें गुजारा करो। ओ भाई क्या गुजारा करूं, आधे पैसों में पूरा प्रोजेक्ट कैसे कर सकता हूं मैं? तो पता चलता है कि नहीं जी बस इतने ही मिलेंगे। अब मैं क्या करूं? पता चलता है कि सारे का सारा प्रोजेक्ट सफर करता है, हर जगह कट लग जाती है, जैसे हमारे मुल्क में लगी हुई है इस वक्त। हर चीज पे जब कट लग जाएगी तो प्रोजेक्ट का तो बेड़ा ही गर्क बन जाएगा। आप ये बताएं कि भाई मसला कहाँ है, किस जगह मैंने गलती कर दी कैलकुलेशन में, तो मैं वहां एडजस्ट कर देता हूं ना सारा प्रॉब्लम जो है। मेरी जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, हाई वैल्यू आइटम्स हैं, उनको तो ना डिस्टर्ब करो। इसलिए मैं ये कहता हूं कि बजट देने वाले की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बताए कि वो कौन सी एक्टिविटी में से पैसे काट रहे हैं, तो हम ज्यादा बेटर मैनेज कर सकेंगे। अगर नहीं बताएगा तो गुजारा तो हम फिर भी कर ही देंगे, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी वेरी बैड, वेरी डिफिकल्ट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली राइट। जनाब और कुछ? सर वैसे क्रिटिकल पाथ में से मुझे है तो क्लियर, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए बेसिकली उसका तरीकाकार यही है कि यू हैव टू एनालाइज इट थॉरोली। कि आपने उसे आंसर करना था, आपने थॉरोली सर देख के उसे देख के फिर आपने करना। पहली बात तो है कोई आपको, जस्ट कोई टिप है कि क्विक? हाँ सर बड़ा देखें, पहली बात तो ये कि आपको क्रिटिकल पाथ और ये सारी चीजें जो है इनके बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू जी क्रिएट इवन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्रिटिकल पाथ एंड यू कैन सॉल्व इट, ये तो होना चाहिए। बट हैविंग ठीक सेड है दैट, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो लंबा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? ठीक है इट हैज टू बी अ स्मॉल क्वेश्चन। उसमें वो लाजमी तौर पे वो या तो आपको बना हुआ क्रिटिकल पाथ दे देगा और उसका एनालिसिस मांग लेगा, या आप बहुत ही सादा सा क्रिटिकल पाथ बनाने को दे देगा और बताएगा कि ये डायग्राम बना है, इसमें से क्रिटिकल पाथ कौन सा बताओ, या पूछ लेगा कि क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन क्या बनती है। मतलब सिंपल क्वेश्चन हो, लेकिन जी अगर आपको ये सारी कैलकुलेशन आती हैं तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है। गॉट इट? ठीक है ठीक है ठीक है। उसका बस यही हाल है कि उसे थॉरोली एनालाइज करें, और वो प्रैक्टिस हम करेंगे कैसे उसे फाइंड आउट करना है। ठीक है। एग्जैक्टली। और अच्छा अगर सर, आपको इसी प्रैक्टिस इसी में चाहिए तो मैं आपको करवा भी दूंगा एक दो क्वेश्चन की। राइट सर राइट, ये बेहतर होगा सर। या अच्छा सर, इसी में एक फ्लोट की टर्म भी यूज होती है। जी बिल्कुल। ये जो मैंने हाँ कहा कि एक तो है जो आप क्या कहते हैं कॉन्टीजेंसी रखते हैं। कॉन्टीजेंसी इज नॉट फ्लोट। फ्लोट जो होता है, आपको मेरा ख्याल है सऊद आपको भी अंदाजा तो है ना क्रिटिकल पाथ कैसे बनता है। जी 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 बिल्कुल। देर क्रिटिकल पाथ का मतलब है कि प्रोजेक्ट एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, और इसको करने के लिए हम मल्टीपल पार्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। ये भी काम हो रहा है, वो भी हो रहा है, और फिर इधर से ये कंप्लीट हो गया, उधर से वो कंप्लीट हो गया, एंड पे सारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो एक काम पहले शुरू होता है, स्टार्ट होता है, काम फैलना शुरू करता है, फिर सुकड़ना शुरू करता है। इसका मतलब है कि बहुत सारे पाथों पे काम हो रहा है। लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने वाली, प्रोजेक्ट तभी कंप्लीट होगा जब उसके सारे काम मुकम्मल हो चुके होंगे। अगर एक भी काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट हो सकता है? मानते हैं ना इस बात को? तो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन तभी मानी जाएगी व्हेन एवरीथिंग इज डन। ओके, तो ये आपने कभी नहीं समझना कि जनाब इनमें से कोई एक पाथ पहले कंप्लीट हो जाएगा तो मैं जनाब जीत गया। इट इज नॉट अ रेस गोइंग ऑन। जो पाथ पहले कंप्लीट हो जाएगा उसके अंदर काम ही कम थे। फर्ज करें
प्रोजेक्ट 30 दिनों में कंप्लीट होना है, लेकिन एक पाथ ऐसा है जिसमें टोटल काम 10 दिन का है। गॉट इट? तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट 10 दिन में खत्म नहीं हो रहा, प्रोजेक्ट तो 30 ही दिन में खत्म हो रहा है, लेकिन इस पाथ पे जो 2-3 एक्टिविटीज हैं उनकी ड्यूरेशन मिला के 10 दिन बनती है, लेकिन प्रोजेक्ट कितने दिन का है? 30 दिन का। तो इसका मतलब है कि अगर ये सारे काम ये जल्दी कर लें तो 10 दिन में कर लेंगे, बाकी कितने दिन फारिग बैठे रहेंगे? बोलिए। वैसे अगर देखा जाए तो 20 ही है, लेकिन प्रोजेक्ट की आपकी डिलीवरी तो होनी है, बाकी टास्क भी तो हैं। ओहो, तो मैं कह रहा हूँ ये अलग बात है ना, ये डिपेंडेंट नहीं है किसी और पे। इसमें जो 2-3 तो ये तो 10 एक्टिविटीज दिन में हैं हो गया। उन्होंने 10 दिन लेने हैं, तो मैं उन 3 एक्टिविटीज को पहले शुरू में खत्म कर लेता हूं, तो मेरे पास 20 दिन बच गए। ये जो 20 दिन बचे हैं ये मेरा फ्लोट है। राइट सर राइट एक फ्लोट हमारे पास पॉजिटिव भी आता है, दूसरा नेगेटिव भी सर, आता है, देखिए पहली तो बात तो मैं इसमें क्लियर कर दूं, जो नेगेटिव फ्लोट जी कोई चीज नहीं है, कोई टर्म नहीं है। ये बिल्कुल बकवास चीज है कि फ्लोट नेगेटिव होता है। वो होता ये है कि जब प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो उसकी प्रोग्रेस जब नोट करते हैं, आपने जहां अंडर परफॉर्म किया होता है वहां फ्लोट नेगेटिव हो जाता है, देन यू हैव जी टू जी एडजस्ट इट। नेगेटिव फ्लोट तो हो ही नहीं सकता, ये तो पागलों वाली दुनिया है। तो नेगेटिव फ्लोट अगर कहीं आ गया है, फौरन आप अपनी रीप्लानिंग करके उसको खत्म करते हैं, उतनी गुंजाइश पैदा करते हैं। नेगेटिव फ्लोट तो एक इम्पॉसिबिलिटी है, वो तो हो ही नहीं सकता किसी सही। प्रोजेक्ट। वो बात फिर समझ, ये होगा कि हमारा प्रोजेक्ट डिले में चला जाएगा डिले में कुछ। जाएगा या जो भी कोई कार्रवाई होगी, मतलब फ्लोट जो है वो नेगेटिव जो ही हो उसे करेक्ट करना है, किसी तरह से भी करेक्ट करें, चेंज रिक्वेस्ट करें, कोई दिन बढ़ाएं, कोई रिसोर्सेज बढ़ाएं, जो मर्जी करें, बट यू हैव टू इमीडिएटली टेक एक्शन जहां कहीं भी नेगेटिविटी आती है। तो प्रैक्टिकली वी कैनॉट लिव विद नेगेटिव फ्लोट, नेगेटिव फ्लोट हैज टू बी रिजॉल्व्ड इमीडिएटली। असल चीज जो है राइट वो है पॉजिटिव फ्लोट। पॉजिटिव फ्लोट एक प्रॉपर फिनोमिना है और उसके साथ हम जिंदा रहते हैं। देखिए नेगेटिव का मैं आपको बताऊं, अगर ये जो बहुत से पाथ हैं, कि 4-5 पाथ हैं, जिनमें से एक पाथ मैंने कहा कि 10 दिन का था, एक 20 दिन का भी था, एक 25 दिन का भी था, लेकिन एक पाथ ऐसा है जो 30 दिन का है। राइट? अब जो 25 दिन का है उसके पास कितने दिन की गुंजाइश है? उसके पास 5 दिन का 5 फ्लोट है। 5 और फ्लोट भी 2 दिन की, 2 तरह के होते हैं। इसको कहते हैं टोटल फ्लोट। जो पूरे पाथ का फ्लोट होता है उसको कहते हैं टोटल फ्लोट। इसके पास 5 दिन का टोटल फ्लोट है। वो पहले वाले के पास 20 दिन का टोटल फ्लोट था। 30 दिन वाले के पास कितना फ्लोट है? 0 जीरो। 0 इसका मतलब है कि ये वो सबसे मसरूफ पाथ है जिसमें एक दिन को भी सांस लेने की इजाजत नहीं है। हर वक्त काम काम काम, 30 दिन तक काम करते रहना है। तो जहां पर फ्लोट ना हो तो वो क्रिटिकल पाथ होता है, और क्रिटिकल पाथ से लंबा तो कोई पाथ नहीं होता। तो नेगेटिव फ्लोट का तो मतलब है एग्जैक्टली कि 30 से 35 दिन हो गए। ये क्या बात हुई? नेगेटिव फ्लोट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये 30 दिन के पाथ के ऊपर अगर आपकी एक एक्टिविटी एक दिन डिले हो जाए तो हम कहते हैं नेगेटिव फ्लोट हो गया जी, एक दिन का नेगेटिव फ्लोट आ गया, मतलब अब ये प्रोजेक्ट 30 दिन नहीं 31 दिन में कंप्लीट होगा। तो या तो आप 2 तरीके हैं, यहाँ इमीडिएट एक्शन करना है, या अगर और कुछ नहीं करना तो अपनी मैनेजमेंट से परमिशन लेकर प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को 31 दिन डिलीवर अपना क्या कहते हैं कमिट करवा दें, तो ये खत्म हो जाएगा, आपका क्रिटिकल पाथ 31 दिन का हो जाएगा। फिर तो वो जो माइनस खत्म करवाने, या ऐसे करवाएं राइट या कोई और तरीका इस्तेमाल करें। आप कहें जी मैं ओवर टाइम लगा के इस काम को जल्दी खत्म कर लूंगा, तो उस तरह से कर लें। कोई तरीका तो होगा ना जिससे आप चेंज लाएंगे और प्रोजेक्ट को एडजस्ट करेंगे। तो नेगेटिविटी खत्म करनी है, वो मकसद है। तो नेगेटिव फ्लोट कैन नॉट एग्जिस्ट। ओके गुड, ठीक है सर। राइट। एक मैं आपको थोड़ी सी फूड फॉर थॉट देता जाता हूं। नेक्स्ट टाइम मुझे आप दोनों एक बात का जवाब दीजिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोट एंड अ बफर।
फ्लोट एंड अ बफर। ठीक है, राइट। इसको जरा एक्सप्लोर Okay. करके लाइएगा और अगली दफा इसको डिस्कस करेंगे। खैर आज की जो डिस्कशन थी हम वहीं पे रहे, तकरीबन स्कोप की हद तक की बातचीत हुई है हमारी। तो अगली दफा हम जरा फिर एक दफा थोड़ा सा हमने एस्टिमेट की भी बात की है, तो एस्टिमेट से बात लेके चलेंगे और फिर हम स्केड्यूल के ऊपर डिस्कस करेंगे। मेरी ख्वाहिश ये है कि आप स्केड्यूल तक तो जरूर पढ़ के आए, ठीक है जी, ताकि कम से कम पार्ट 1 तो खत्म हो हमारा। तो अगली दफा हम ये स्केड्यूल मुकम्मल करें कि आप जो आपने पूछे ये भी कवर हो जाएंगे। राइट सर। बेसिकली चलो ठीक है, स्केड्यूल तो मेरा मैं तो यहाँ पहुंच गया था, मैं कंटिन्यू करूंगा लेकिन इसको रिवाइज कर लूंगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको कर लें। और बाय द वे अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, मुझे कोई इतराज नहीं है। ठीक है, आप अपने सवाल कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं, हम जवाब दे देंगे आप। राइट, ठीक है सर। सऊद आपको थोड़ा बात थोड़ा पेस चेंज करना पड़ेगा, इंशाल्लाह तेज करना पड़ेगा इंशाल्लाह सर, दो बंदे नो प्रॉब्लम, कम से कम हम एक पेस पे चलें। ठीक है। और आप सही। मैं एक तरीका आप लोगों को बता दूं, प्लीज मेक अप योर माइंड व्हेन आर यू अपीयरिंग इन द एग्जाम एंड देन अकॉर्डिंगली स्केड्यूल योर एग्जाम। उसके लिए बुक करें एग्जाम को, एप्लीकेशन जमा करवाएं, तारीख ले लेंगे तो आपको मुसीबत शुरू हो जाएगी कि अब मैंने एग्जाम देना भी है। और यही तरीका है एग्जाम पास करने का। एग्जाम के लिए अपने पीछे कुत्ते लगा लें, और जब तक ये नहीं करेंगे यू विल प्रोक्रास्टिनेट, फिर आप कभी तैयारी मुकम्मल नहीं कर सकते। एनीवे जी, तो अगली दफा मुझे बताइएगा क्या प्रोग्रेस है, आप लोगों ने क्या किया, एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मगर जब तक ये नहीं करेंगे तो आप फिर शायद साल बाद ही एग्जाम दें। और अगर आप ये करेंगे बिल्कुल, तो अगले 1-2 महीने में आप एग्जाम दे भी देंगे और पास भी कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, मेरा इरादा है कि मैं इसे बिफोर 15th ऑफ जनवरी। बहुत अच्छे, इंशाल्लाह। बिफोर 15th मेरे माइंड में डेट है जो को मैंने इसको लॉक नहीं किया, लेकिन मेरे माइंड में जो डेट है कि 15 जनवरी से पहले इसको लॉक करें सर, लॉक करें, ये वादों पे नहीं जीते, लॉक करें इसको। राइट सर, इंशाल्लाह। चले ठीक है। और सऊद आप भी अपना माइंड मेकअप कर लीजिए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा इंशाल्लाह सर, हो जाएगा इंशाल्लाह। अब ज्यादा सर वो जो आगे जा रहे हैं तो ट्रस्ट लेवल बढ़ता जा रहा है। हाँ डेफिनेटली बिल्कुल। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।